जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास। चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उसको शुरू करते हैं और एक विषय का चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। जैसे फिजिक्स का पहले शुरू करते हैं और फिजिक्स में सबसे पहले देख लेते हैं किसका। फिजिक्स में चैप्टर वाइज जो है फिजिक्स में वो सबसे पहले देख लेते हैं। और इसमें देखेंगे क्या सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यांत्रिकी यानी कि मशीनिस्ट, यानी कि यहाँ पर देख लेंगे इसमें कौन कौन सा चैप्टर कवर हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट में। तो इसमें मात्रक है, क्या है, मात्रक है, विमा है, गति के नियम है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, प्रत्यास्था, उत्प्लावन एवं सरलोलक, द्रव्य के गुण, ये सब इसी में कवर हो जाएगा। यानी कि एक प्रैक्टिस सेट है इसमें, यानी कि लगभग 200 प्रश्न होगा इसमें, 200 प्रश्न होगा इसमें और इसी में सारा ये कवर हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और फिजिक्स का क्लास पहले शुरू करते हैं। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। आप लोग ये अपना प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा और ये समझिए कि लाइव क्लास देख रहे हैं, इस हिसाब से आप लगा लीजिएगा और देखिएगा कितना इसमें प्रश्न आपका सही हो रहा है। और आप आंसर इसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना आपका स्कोर आया इसमें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्रश्न आपका गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है और कितना मार्क्स आ रहा है। तो इसमें आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा और स्कोर अपना जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज है, प्रीवियस ईयर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट है। रिवीजन हम लोग कम समय में और ज़्यादा प्रश्न देखकर करेंगे। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न आपका आ गया है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा जूल होता है। कार्य का क्या होता है मात्रक? जूल होता है, जूल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर। तीन नंबर प्रश्न है आपका एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर किसका मात्रक है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? 4 नंबर प्रश्न है पार्सेक किसकी इकाई है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दूरी। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की। पार्सेक दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न है आपका कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का? इसका आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ऑप्शन ए हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है क्यूरी। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है क्यूरी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है दाब मात्रक है। दाब जो है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी और कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कब? 1971 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1971 हो जाएगा। 9 का हो जाएगा 1971। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैलोरी में मापा जाता है। किसमें? कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरी में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है?
विद्युत धारा को किस में मापते हैं हम लोग? एम्पियर में मापते हैं। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, यानी कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, डायोप्टर, यानी कि लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापते हैं। किसमें? डायोप्टर में मापते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है आपका कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए में खून में हीमोग्लोबिन, बी में पेशाब में शक्कर की मात्रा, डी में वायु में कण, और सी में वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। तो डेसिबल जो है मात्रा किसका? ध्वनि की तीव्रता का, ध्वनि की तीव्रता का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। चौदह नंबर प्रश्न है एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर किसको मापने की इकाई है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत धारा की मापने की इकाई क्या है? एम्पियर है, एम्पियर। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग ये प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, और आंसर अगर मिलाना होगा, आंसर मिलाना होगा या प्रश्न को फिर से अगर देखना होगा, रिवीजन करना होगा, तो इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उससे आप लोग कर लीजिएगा डाउनलोड। या आपके पास अगर बुक होगा तो अच्छी बात है, बुक होगा तो बुक से कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय नहीं है, यानी कि सबका बीमा समान है और एक इसमें ऑप्शन में है जिसका बीमा समान नहीं है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा दोनों का समान होता है बीमा, और भार एवं बल का दोनों का समान होता है, आवेग और संवेग का भी समान होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल और दाब का बीमा जो होता है वह समान नहीं होता है, बल और दाब का बीमा समान नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा संवाहकता का गुणांक का बीमा क्या होता है? ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा क्या होता है? ऊष्मा संवाहकता का बीमा क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ML/T-3, यानी कि ML टी का पावर जो है -3 है, और थीटा जो है वो भी -1 है। ML/T, टी के पावर -3 और थीटा के पावर -1। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा है, वेक्टर कहने का मतलब कि सदिश राशि है। कौन सदिश राशि है? इसमें देखेंगे कि ऊर्जा, चाल, तापमान, ये सब क्या है? अदिश राशि है। चाल, तापमान, ऊर्जा, ये सब क्या है? अदिश राशि है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वेक्टर मात्रा यानी कि सदिश राशि। सदिश राशि क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, ये सब क्या होता है? सदिश राशि होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब सब अदिश है और एक सदिश होगा। सदिश नहीं है तो यहाँ पर वेग जो है, वेग सदिश है, संवेग सदिश है, वेग सदिश है, संवेग सदिश है, और कोणीय वेग, ये सब क्या है? सदिश है। तो इसमें अदिश कौन सा है? डी है, ऑप्शन डी। यानी कि यहाँ पूछा गया कि कौन सा सदिश नहीं है, इसमें से 3 सदिश है और एक नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से अदिश राशि है, अदिश राशि कौन सा है? अदिश राशि कौन सा है? तो इसमें देखेंगे कि ऊर्जा, संवेग जो है, संवेग क्या है? सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, और बल घूर्ण क्या है? ये भी सदिश राशि है। इसमें क्या हो जाएगा? अदिश राशि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा क्या हो जाएगा? ऊर्जा अदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि उसे कहते हैं जिसका केवल क्या होता है? परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि, तो सदिश राशि क्या हो जाएगा? इसमें संवेग हो जाएगा, संवेग सदिश राशि है, क्योंकि ऊर्जा, दाब, कार्य, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब इसमें सदिश नहीं है देखना है, तो इसमें विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है और बल सदिश है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, आयतन। आयतन क्या है, आयतन सदिश राशि नहीं है। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आयतन सदिश नहीं है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में सदिश राशि है। अब इसमें सदिश कौन सा है, इसमें द्रव्यमान अदिश है, लंबाई अदिश है, समय अदिश है, वेग क्या हो जाएगा, वेग सदिश हो जाएगा। वेग, ऑप्शन ए हो जाएगा, वेग सदिश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। चौबीस नंबर प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। त्वरण त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है भी माइनस यू बटा टी होता है। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25वां प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। संवेग और वेग, यानी कि संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एम भी होता है, एम भी होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, संवेग और वेग। संवेग यानी कि संवेग ये पी हो गया और वेग ये भी हो गया। तो संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर बच गया क्या, ये बच गया, एम बच गया। एम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान। यानी कि संवेग और वेग के अनुपात को भौतिक राशि कौन सा व्यक्त करता है, तो द्रव्यमान व्यक्त करता है, द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26वां प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, शून्य में स्वतंत्र रूप से जो वस्तु गिर रही है उसकी क्या होती है, समान क्या होती है, समान गति होती है, समान त्वरण होती है, समान वेग होता है, समान बल होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें समान त्वरण होता है। 26 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, इसमें समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27वां प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोलन का आवर्तकाल है जो वह कम हो जाएगा। आवर्तकाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आवर्तकाल यानी कि टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, एल बाई जी होता है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में है और झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर, खड़े हो जाने पर क्या होता है, एल का लंबाई का मान जो होता है, खड़े हो जाने के बाद लंबाई का मान घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दोलन का आवर्तकाल भी घट जाता है। यानी कि समय जो होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। तो अगर लंबाई अगर घटेगा तो आवर्तकाल भी घट जाएगा और लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि घूर्णन करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज की कोणीय वेग क्या होगी, मेज के कोणीय वेग में क्या परिवर्तन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका कोणीय वेग जो होगा कम हो जाएगा, कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, किसी वस्तु का वेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो वेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें वेग दोगुना कर दिया जाए यानी कि p बराबर क्या होता है, एम भी होता है, एम भी। तो यहाँ पर भी जो वेग जो है दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संवेग भी दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए में संवेग दोगुना हो जाएगा, सही है, संवेग दोगुना हो जाएगा। फिर से देखते हैं, p बराबर होता है क्या, एम भी होता है, एम भी, यानी कि वेग अगर दोगुना कर देंगे, यहाँ पर भी अगर दोगुना कर देंगे तो p भी दोगुना हो जाएगा। तो संवेग है p, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन ए में संवेग दोगुना हो जाएगा, सही है। उसके बाद गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम वी स्क्वायर। तो वेग अगर दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। बी में है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है यानी कि द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, यानी कि यह बदलता नहीं है किसी भी जगह पर। लेकिन भार क्या होता है, भार बदलते रहता है, भार बदलते रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति के कौन से नियम पर आधारित है, यह न्यूटन के कौन से गति के नियम पर आधारित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह गति के नियम प्रथम गति के नियम पर आधारित है, यानी कि जड़त्व, प्रथम गति को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो यह जड़त्व के कारण होता है, ऐसा ऐसा किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, असंतुलित बल द्वारा, यानी कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एम ए, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण, त्वरण जो होगा यानी कि बल और त्वरण का जो रिलेशन होगा क्या होगा, समानुपाती होगा। बल और त्वरण का रिलेशन क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। त्वरण जो बल के व्युत्क्रमानुपाती है नहीं है, बल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बल जो है वह त्वरण के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है, और यह न्यूटन के गति के कौन से नियम से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय गति के नियम हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, जिसे क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया नियम से भी जाना जाता है, क्रिया और प्रतिक्रिया नियम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है आपका, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना, उसमें भी क्रिया और प्रतिक्रिया वाला नियम लागू होता है। तो कौन सा नियम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय नियम हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण जल में तैरना संभव है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, 35 नंबर, यह कथन किसका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति के पहले नियम का है, पहले नियम का है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो यह किसने दिया था ये नियम, न्यूटन ने। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है इसमें कथन, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। चलिए पहला ही ऑप्शन आपका सही है, क्या हो जाएगा, प्रथम नियम से क्या होता है, बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है क्या, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, और विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है और विरोध करती है। कौन कौन सा नियम हो जाएगा इसका, यह जड़त्व का नियम हो जाएगा। जड़त्व के कारण क्या होता है, जड़त्व के कारण क्या होता है, कोई वस्तु अपने गति या विराम का विरोध करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वह कहलाता है क्या, जड़त्व का नियम भी कहलाता है, जड़त्व का नियम भी कहलाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर।
39 नंबर प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? यानी कि घोड़ा जो है वह गाड़ी खींचता है तो वह आगे बढ़ता है, वो किस बल के कारण? ऑप्शन ए में है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल। बी में है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल। सी में है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल। और डी में है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के कारण क्या होता है? घोड़ा गाड़ी जो है वह आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही सामने की ओर क्यों गिर जाता है? इसका ऑप्शन है ए में स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के कारण, बी में है यात्रा अपने असावधानी से धक्के खाता है यात्री। अगला है सी में यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, गतिशील अवस्था में रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, यानी कि उसके शरीर पर गति और विराम दोनों कार्य करने लगता है, जिसके लिए क्या होता है? यात्री जो है वह, यात्री का शरीर का निचला भाग जो होता है रुक जाता है और ऊपरी भाग जो होता है वह गति के कारण गति में रहता है, गति में रहता है, जिसके कारण क्या होता है? सामने की ओर, आगे की ओर गिर जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया 40 का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन ए में है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बी में है बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, सी में हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, डी में हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने से, विश्राम की स्थिति में लाने से क्या होगा? उस पर बल जो है वह कम लगेगा। बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने से उस पर बल जो है वह कम लगेगा। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है? तो बल यानी कि एफ बराबर क्या होता है? एम ए, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन में कहाँ पर है? द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 44 नंबर। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन ए में पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बी में भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, सी में है भार में परिवर्तन होता है, डी में है मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। तो डी वाला गलत हो जाएगा, मात्रा और भार दोनों में कमी गलत हो जाएगा। भार में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन होता है, भार में तो परिवर्तन होता ही है। और बी में क्या? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि भार जो है वह घट जाता है, या घटता है या बढ़ता है, लेकिन इसमें घट जाता है। और मात्रा यानी कि द्रव्यमान जो है वह अपरिवर्तित रहती है। द्रव्यमान क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भार घट जाती है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है? जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जी का मान बढ़ जाता है। और अगर ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर आएंगे तो घट जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका 46 नंबर प्रश्न है, शरीर का वजन ऑप्शन ए में पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी में ध्रुव पर अधिकतम होता है, सी में विषुवतीय रेखा पर अधिकतम होता है, डी में मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुव पर अधिकतम होता है। 46 का क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुव पर क्या होता है? शरीर का वजन अधिकतम होता है ध्रुव पर। और न्यूनतम कहाँ पर होगा? तो विषुवतीय रेखा पर होगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा और केंद्र पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, केंद्र में शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री
पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है? एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, वह चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प होता है, यानी कि ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 1/6 होता है, 1/6 होता है, यानी कि कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? अधिक छलांग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तेज चल सके इसलिए, फिसलने की संभावना कम हो इसलिए, शक्ति संरक्षण हेतु, और डी में स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह आगे की ओर झुकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, और आज इतना ही तक रहने देते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, और इतना ही तक रहने देते हैं। आप लोग 49 प्रश्न जो आप लोग देखे, इसमें आपका कितना मार्क्स आया, कितना सही हुआ, ये सब आप स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। और कैसा प्रश्न है? प्रश्न तो बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए। फिजिक्स का आज शुरू किए हैं और इतना कवर हो गया आज, और फिर आगे जो होगा इसमें का करके उसके बाद फिर अगला चैप्टर उष्मा है, यानी कि हीट है, तो उसे भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। उनचासवां प्रश्न है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? ऑप्शन ए में है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, बी में जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। इसका तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जाड़े के समय अत्यधिक ठंड पड़ने से पाइप फट जाता है। क्यों? क्योंकि जल जो है, जल यानी कि जल ठंडा होने पर क्या होता है? जल का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। जल का क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है, और पाइप का आयतन उतना ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है? पाइप फट जाती है। पाइप फट जाती है यानी कि आयतन बढ़ने के कारण, जल में आयतन बढ़ने के कारण वह फट जाती है। चलिए अगले क्लास में अब देखेंगे, कल के क्लास में देखेंगे। और कल आज 50 तक हो गया है, 49 तक, और कल इसका पूरा ख़त्म कर देंगे, यानी कि 150 के आसपास इसमें प्रश्न है, यह पूरा ख़त्म कर देंगे 150। और उसके बाद फिर परसों से अपना तीसरा क्लास से फिर अगले चैप्टर में चलेंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।